सभी मित्रों को पुनः एक बार सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ, निश्चित रूप से उसमें मैं छात्रों के लिए विशेष तौर पे और उन छात्रों के लिए जो पढ़ाई करीब करीब ख़त्म कर चुके हैं या किसी बड़े क्लास में या बड़ी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। जैसे IITs में आप जा रहे हैं फिर भी इंटरव्यू होगा। बहुत सारे संस्थानों में रिटन एग्ज़ाम के बाद इवन दिन एडमिशन में भी इंटरव्यू होता है। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं उन संस्थानों में रहा भी, करने का अवसर मुझे प्राप्त रहा। तो इंटरव्यू में चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो, चाहे आपके किसी संस्थान में एडमिशन का इंटरव्यू हो, उसमें क्या करें और क्या ना करें, आज यही टॉपिक है कि इंटरव्यू में क्या करें और क्या नहीं। जैसे PGT एक्सपर्ट में मैं रहा हूँ इलाहाबाद, बाकी बहुत सारे टीचर अपॉइंटमेंट में यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, है ना, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में भी, गवर्नमेंट कोर्सेज में भी जाता हूँ। तो अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ कि कब आपका इंटरव्यू, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया भी बहुत सारा और इंटरव्यू लेता भी हूँ, तो दोनों के अनुभव का आप फ़ायदा जरूर से लीजिए। इंटरव्यू में क्या करें और क्या नहीं, यही आज का टॉपिक है। सबसे पहले आप जानिए कि इंटरव्यू में जाने के पहले, जैसे मान लीजिए कि आपको लेक्चरशिप के इंटरव्यू में जाना, पहली बात तो भगवान का नाम लेके जाइए, क्योंकि इंटरव्यू में सब कुछ आप जो चाह रहे हैं वही नहीं होने वाला है। तो प्रभु का तो नाम लेके जाइए ही और उन पे आस्था रखते हुए इंटरव्यू, मेरा ये मानना है। क्योंकि बहुत बार आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और चांस की बात कि पहले क्वेश्चन से लेकर 4-5 क्वेश्चन तक एक्सपर्ट उन्हीं बातों को पूछ रहा है जो आप नहीं जानते। आप ये तो कह नहीं सकते कि आप ये मत पूछिए वो मत पूछिए, पूछने वाला तो टेबल के दूसरे साइड में है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव रहा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक बार मैं जब रिसर्च एसोसिएट था बनारस में, तो रिसर्च एसोसिएट के एक्सपीरियंस में, PDF एक्सपीरियंस में सीधे रीडर का इंटरव्यू हो जाता है। तो मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रीडर के इंटरव्यू में था। चांस की बात है कि जिन चैप्टर से उन्होंने मुझसे शुरुआत की पूछना, गैस क्रोमेटोग्राफी या बाकी चीज़ों से, जिसमें मेरी पढ़ते समय जरूर एग्ज़ाम पास करने के लिए तो पढ़ाई होगा, लेकिन उसमें कोई अनुभव नहीं था और टच में भी नहीं। अब चांस की बात की 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा और सब में मैं उन्हें कुछ बता ही नहीं सका, और मैं 2-3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर ही बाहर निकला जब, तो एक हमारे सीनियर कोलीग जो आजकल बनारस में एक बड़े प्रोफेसर हैं, वो भी उस समय रीडर इंटरव्यू में थे। तो वही सवाल, तुम आगे बड़े जल्दी गए और आए, मैंने क्या करें। और चांस की बात है जो चीज़ शुरुआत किया और 2-3 क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं पाया, तो क्या करें। तो प्रभु की तो इच्छा ही सर्वोपरि है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अपनी तरफ से क्या करें क्या नहीं। इंटरव्यू देते समय हड़बड़ाहट में इंटरव्यू करते ही मत दीजिए। ये मत सोचिए कि इंटरव्यू नहीं दूंगा तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर क्या करूंगी, ये कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए। ये निगेटिव थॉट्स कि ये इंटरव्यू अगर गड़बड़ा गया तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा, क्या करूंगा, ये घबराहट आपको इंटरव्यू का नाश करेगा। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना होगा कि प्रभु जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, और हर बुराई में अच्छाई छिपी है, ये भी आप जानिए। निश्चिंत होकर इंटरव्यू दीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन में
एक हमारे जूनियर तो जापान से बहुत दिन रहे थे, दिवाकर तिवारी, वो हायर एजुकेशन के इंटरव्यू के बाद उनका जब रिजल्ट आया और नहीं हुआ, उसी समय वो काफ़ी मायूस हो गए थे, क्योंकि इंटरव्यू वाले कहे कि भाई रिसर्च तो आपका बड़ा शानदार है, ये है वो है, लेकिन आप बीएससी में पढ़ाना है, डिग्री कॉलेज की मास्टरी करनी है, तो रिसर्च तो अपनी जगह है, सेकेंडरी हमारे लिए है, आप ये टॉपिक पढ़ाइए। कुछ बीएससी बेस्ड टॉपिक 2-3 दिया। चांस की बात है कि रिसर्च में इतना इन्वॉल्व थे कि उन टॉपिकों की उनकी पकड़ नहीं थी, और नहीं हुआ तो बड़े मायूस हुए, कहे सर जापान रहा और इतना काम करता हूँ और चांस की बात नहीं हुआ। मैंने कहा तुम्हारे लिए यार कोई बड़ी जगह रखी है, इसीलिए ईश्वर ने कहा कहाँ यहाँ फंस जाओगे, और वही हुआ। 7-8 महीने बाद पता लगा कि वो RIT जमशेदपुर में पहुँच गए। फिर वहाँ से आजकल सेंट्रल सिटी इम्फाल में प्रोफेसर हैं, मणिपुर में कहीं हैं, बड़ी जगहों में। ये कभी मत मानिए कि ये इंटरव्यू हमारे जीवन का मतलब यही सब कुछ है, ऐसा मान के कभी मत जाइए। मन में हमेशा ये रखिए कि जो हो सकता है मैं बेस्ट करूँगा, बताऊँगा, होगा दैट इज़ गुड, नहीं होगा तो फिर कुछ और देखूँगा, क्योंकि एजुकेशन तो है, ये पढ़ा तो हूँ ही। ये मन में भाव होना चाहिए कि भूखो नहीं, ये आपको स्ट्रेंथ देगा। जब इंटरव्यू में आप जाएं तो आप देखेंगे छात्रों के लिए जिनका अनुभव नहीं है, वो है क्या कि चेयरमैन है और साथ में 2 एक्सपर्ट या 3 एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट में 2 एक्सपर्ट, डिग्री कॉलेजों में 3 एक्सपर्ट, इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी 3 एक्सपर्ट 4 एक्सपर्ट रहते हैं। तो चेयरमैन आपके बायोडाटा को पढ़ते हैं कि मिस्टर दिस फादर, और उतने देर में आपको रिलैक्स एक तरह से वो कराते हैं, आप इत्मीनान में आ जाइए, और फिर एक्सपर्ट को कह देते हैं कि ठीक है आप लीजिए और पूछिए। एक्सपर्ट जब आपसे पूछता है तो स्वभाव में हम्बलनेस तो बेहद आवश्यक है। चिड़चिड़ा और झल्लाहट वाला और कंफ्यूजिंग स्वभाव को जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे काफ़ी बड़ी उम्र का, उसको पता है, उसको आप न तो झल्लाइए, झगड़ा तो भूल के मत करिए। क्यों कि कई बार एक्सपर्ट भी पता लगा कि एक्सपर्ट हो गए, मेंबर हो गए, सब्जेक्ट टच हट गया है, उन्होंने आपसे कुछ पूछा, आप सही जानते हैं, नो डाउट, अपनी बात को आप हम्बली कहिए कि सर ऐसा है, ऐसा पढ़ा है, लेकिन उन्हें आप चैलेंज मत करिए, कारण नंबर उन्हीं को देना। एक है ना कहावत कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो, प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में कहवाया, उसको सालाना चाहिए, नंबर उन्हीं को देना, उनसे झगड़ा करके तो आप नहीं जीत पाएंगे। एक तो यही कि पूरे इंटरव्यू में आप स्वाभाविक रहिए, न तो एक्साइटेड रहिए, न तो बहुत आर्टिफिशियल बनने का प्रयास करिए। जैसे प्राइवेट कंपनियों में देखता हूँ वो सब या चिल्लाने लगते हैं जोर जोर, तो ऐसा कम से कम टीचिंग या सोवर नौकरी के इंटरव्यू में तो करते ही होते। दूसरी चीज़ कि आपसे जो पूछा जाए अगर आता है तो टू द पॉइंट आप आंसर कीजिए, इसका बराबर ध्यान रखिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जो मैं कोट करता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वो क्या पूछ रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। नहीं आता तो हम्बली के सर चांस की बात के नहीं आता, क्योंकि कोई आदमी सब कुछ नहीं आता, लेकिन उन्हें घुमाइए मत, आंसर टू द पॉइंट। आपसे पूछा गया, मान लीजिए सपोज कि भाई बताइए कि इस दुकान में, कोई मशहूर दुकान में, मान लीजिए कुंजीलाल जी यहाँ अलीगढ़ में, इनके दुकान में आप कभी गए हैं? हाँ सर गया हूँ। तो आप बताइए कि यहाँ पे एक सफ़ेद रसगुल्ले का दाम क्या है। आप बता सकते हैं कि सर ये दाम है, ये दाम जब मैं गया था तो यही दाम था, इतना तक तो चलेगा। लेकिन आपने कभी दाम पूछा नहीं और इकट्ठे आपने पेमेंट करने की आपकी आदत आ गई है, ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन अब आप अनाप शनाप बात करें,
कि सर रसगुल्ला उनका बड़ा अच्छा है, पूछ रहे हो दाम, रसगुल्ला उनका बड़ा अच्छा है, विकास वाले का भी अच्छा, लेकिन कुछ लोग विकास वाले का बहुत अच्छा कहते हैं। अब ऐसी बातें आप कह रहे हैं जो वो सुनना नहीं चाह रहे हैं, और सुनना चाहिए भी नहीं, क्योंकि टू द पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं। आपसे पूछा गया केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन, पता लगा आपको आता है, दैट इज गुड, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। और आंसर देते समय ये ध्यान रखिए, ऐसे शब्दों का आप कतई बोलते समय सावधानी रखिए कि जो चीज़ नहीं जानते हैं और मुंह से उन शब्दों को मत निकालिए। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट फिर उन्हीं शब्दों को फिर पूछने लग जाए कि फिर इसका क्या मतलब है। आप जैसे कोई एक्सप्लेनेशन है कि सर ये रिजोनेंस के कारण ऐसा होता है, फिनाल की एसिडिटी जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें रिजोनेंस का बड़ा रोल, तुरंत हो जाएगा कि भाई फिर रिजोनेंस क्या है। अब रिजोनेंस आ ही नहीं रहा। तो ऐसे शब्दों का भूल कर भी इस्तेमाल मत करिए कि वही बात कि आप बैल मुझे मार वाली है। या कई बार एग्जामिनर आपसे जब पूछता है, एक्सपर्ट पूछता है कि आप इंटरव्यू देने आए हैं तो भाई बताइए कि आप क्या पढ़ के आए हैं, किसमें आप बता सकते हैं, तो आप बता दीजिए सर। ऐसे तो आप पूछिए, लेकिन जहाँ तक मेरा थोड़ा जो रुझान है वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा है, फिजिकल मुझे कम आती है, बता दीजिए कि सर मैं मैथ बैकग्राउंड का नहीं हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह में मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन काम भर का तो आता है थोड़ा, और ऑर्गेनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब पूछेंगे ऑर्गेनिक में आप क्या चीज़ बताना चाहते हैं, मैग्नीशियम बताना चाहते हैं या स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री जानते हैं, अच्छा, या स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप जानते हैं, अच्छा ठीक है सर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बता सकता हूँ। तो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी या कुछ आपका एरिया है, आप बता दीजिए कि जो आपको आता है बहुत बढ़िया। सर मुझे एनएमआर में काफ़ी आता है, मैंने एनएमआर में काम किया है, मेरी पीएचडी पे एनएमआर पे रोज़ मेरा पाला पड़ता है। तब बहुत गड़बड़ होगा जब एनएमआर के साधारण क्वेश्चन को आप नहीं बता पाए, तब आपका इंटरव्यू निश्चित रूप से बेहद खराब होगा, नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चॉइस को काफ़ी कैटेगराइज करके ले आया है एक्सपर्ट ने, और तब आपसे पूछ रहा है, और तब भी आप कोई टेढ़ा सवाल है, कुछ कपलिंग वपलिंग मान लीजिए, या लॉन्ग रेंज कपलिंग, या कुछ 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल एनएमआर की बात, लेकिन जो साधारण एनएमआर है जो बीएससी पार्ट 1 से ही पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग का इंटरव्यू आपका है, और आप कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, एब्सर्ड बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप बताने लगे, ठीक, इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, आपसे रीजन पूछ दिए कि क्यों डी शेडिंग ज़्यादा, क्यों, आपने आपके मुंह से निकल गया कि सर ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी पूछने लग जाएंगे, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है वो भी पूछने लग जाएंगे, अंतर क्या है, सब बातें शुरू हो जाएंगी। और निश्चित रूप से अगर 5-7 मिनट आपका इंटरव्यू बढ़िया हो गया तो निश्चित जानिए कि आपको अच्छा नंबर मिलना ही मिलना है। वो जुम्मन शेख वाली हालत है, बीइंग जब मैं एक्सपर्ट होता हूँ, मेरा जो अपना मानना है, बड़े अच्छे भाव मन में आ जाते हैं। इन जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई भी एक्सपर्ट एक अच्छे कैंडिडेट का नंबर कतई कम नहीं करता है, किसी का फेवर वैसे करेगा नहीं अगर थोड़ा अच्छा है, लेकिन अगर 19-20 का फेवर वो कर भी रहा है तो जो अच्छा कैंडिडेट है उसको बाईपास कतई नहीं करेगा 99%, एक्सेप्शनल को केस अलग। तो आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, आप देखेंगे कि लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो घर वालों को तरह तरह की बातें बताता है कि साहब इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन पैसा चल रहा था, क्या करे क्या करे क्या करे, दुनिया तरह बहाना करे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया तो आपके सिलेक्शन के चांस होंगे ही होंगे।
और इसी विश्वास के साथ आप इंटरव्यू दीजिए। अगर यही मन में बैठ गया कि कितना भी अच्छा इंटरव्यू दूँ मेरा तो होना ही नहीं है, तब तो मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू अब अच्छा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप प्रिजुडिश हो गए, शुरू में ही मन में बैठ गया कि मैं कितना भी अच्छा इंटरव्यू दूँ, ये आदमी जो है मुझे सेलेक्ट नहीं। तो इंटरव्यू पूरे कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू इज ए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज बोथ। नॉलेज है आपके पास, वो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप कराएगी। कॉन्फिडेंस आपको आ गया तो फिर आप हम्बल तरीके से इंटरव्यू दीजिए विद मैनर। मुझे लगता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, और तब आप सोचेंगे कि बिल्कुल सर की बातें सही है। तो मैं आपके बेनिफिट के लिए अपने एक लंबे अनुभव को बताऊँ। इवन देन जब आप कोई एग्जामिनर पूछ रहा है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आया, इवन दिन इम्तहान में एमएससी के, बीएससी के आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप देखेंगे कि बगल वाले कुछ छात्र बड़बोलेपन में, सर मैं बताऊं, मैं इससे एग्जामिनर बड़ा चिढ़ता है, कूद कूद के जो भी बात को काट के और मैं बताऊं ये सब करता है ना, एग्जामिनर उससे लाइक नहीं करता है और उसका नंबर बहुत ख़राब करता है। जब उसके पास पहुंचता है तो मैक्सिमम ऐसा सवाल पूछता है कि वो बता ही नहीं पाए। क्योंकि कोई इरिटेशन तो कोई देवता होके नहीं आया है। इरिटेशन एक कॉमन प्रोसेस है, ठीक है, अनुभव है, उम्र है, कम आएगा, लेकिन क्यों ऐसा अवसर देते हैं उसको? क्यों चिड़चिड़ा है? अपनी तरफ से क्यों देते हैं? तो मैं कहूँगा कि इंटरव्यू आप जब भी जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं। इंटरव्यू के समय तक ये मत घबराए, कोई चीज़ नहीं आ रही है। अब जितने लोग बाहर बैठे हैं बुला बुला के, सर बताइए ये चीज़ क्या होती है, इतना ज़्यादा आप डरे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, क्या वही चीज़ अंदर पूछी जाएगी? मैंने देखा है, जरा ये बता दीजिए मुझे आने का। अरे ये घबराहट आपके इंटरव्यू का नाश करने वाली घबराहट है। आपको जो आता है इस घबराहट में, इस एक्साइटेशन में, वो भी खत्म हो जाए। इसलिए शांत मन से जाइए, बी चीयरफुल। बाहर में कोई दोस्त यार जो बैठे हैं उनसे अपनी दूसरी तरह की बातें करिए, या अननेसेसरी इस तरह की बातें करके अपने इंटरव्यू का नाश मत करिए। और इंटरव्यू के पहले ये तो भूल के मत करिए कि किताब लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। किताब पढ़ते पढ़ते अगर अंदर घुस रहे हैं तो ये जान लीजिए कि इंटरव्यू चौपट होना ही होना है। पुरानी जितनी यादें हैं, जितना आप बताने की क्षमता रखते हैं, वो सब एकदम गुड़ गोबर हो जाए। तुरंत जो पढ़े हैं ना, आधा तिहा हड़बड़ा के अबुआते हुए, वही याद रहे, वो भी याद नहीं रहेगा। अंदर घुस के सब गड़बड़ा देंगे, और घबराहट में कभी कुर्सी पे बैठते समय गड़बड़ी करेंगे, कभी पेन गिरा देंगे, कभी उठाएंगे, सब इंटरव्यू नाश कर देंगे। इसलिए इत्मीनान तो बड़ा आवश्यक है। इत्मीनान के साथ जाइए, आराम से जाइए, विद रिस्पेक्ट जो है, सब जितने लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करिए, विश करिए और बैठिए शालीनता के साथ। तब तक आपका बायोडाटा पढ़ा ही जाएगा, और फिर उसके बाद एक्सपर्ट आपसे पूछेंगे ही। और मेरा ये मानना कि पूजा और प्रयत्न बहुत आर इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कहता कि टन घन करके पूजा करिए, पढ़िए मत, मैंने नहीं कहा। पूजा एंड प्रयत्न दोनों भावे का एक लेख है, पूजा और प्रयत्न। किसी ने बताया लेख, मैंने देखा नहीं, लेकिन पूजा और प्रयत्न मुझे अच्छा लगता है कि आप पूजा मतलब कि प्रभु पे ट्रस्ट करिए। आपकी बड़ी तैयारी है, रास्ते में बस लेट हो गई, आप एक्सीडेंट हो गया, तमाम अनहोनी हो सकती है, तो प्रभु की कृपा की हरदम आवश्यकता है। और उन पर ट्रस्ट करते हुए और बिना घबराहट के, घबराहट तभी नहीं होगी जब आप ये मान के चलेंगे कि इंटरव्यू मेरा अच्छा होगा। इनकेस अगर नहीं अच्छा होगा तो दूसरा इंटरव्यू और अच्छा। ये भाव, और ये इंटरव्यू भी अगर खराब हो गया दूसरा वाला भी, तो इतनी नॉलेज है कि 1 लाख 2 लाख रुपए महीने में पढ़ा के कमा सकते हैं। अगर ये भाव है तो इंटरव्यू भी अच्छा होगा,
सिलेक्शन भी अच्छा होगा, और ज्यों-ज्यों आप घबराएंगे, ज्यों-ज्यों उतावलेपन में होंगे, इंटरव्यू निश्चित रूप से खराब होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी वीडियो है कि इंटरव्यू में क्या करें और क्या ना करें, इसका बराबर ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाली परीक्षाओं में, इंटरव्यूज़ में आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी तो मतलब सफलता प्राप्त हो, सफलता आपका कदम चूमे और आपका सिलेक्शन हो। इसी आशीर्वाद के साथ मैं इस वीडियो को बस यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद अपने छात्रों को।